नेक्स्ट हम देखते हैं डायनेमिक्स ऑफ द डिजीज़ ट्रांसमिशन, कि किसी भी डिज़ीज़ को ट्रांसमिट होना है एक से दूसरे तक, तो वो क्या कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले एक सोर्स होना चाहिए, रिजर्वॉयर होना चाहिए जिससे वो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होने चाहिए, और फिर ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए जिसमें वो डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो सके। तो इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे पहले वी हैव द सोर्स। सोर्स क्या होता है? सोर्स वो होता है कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पर्सन, इट कैन बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। एनिमल हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेस हो सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द टॉवल्स हो सकते हैं, हमारे हाथ हो सकते हैं, ठीक है। इर्द गिर्द जो फोमाइट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को जो है ना पास करते हैं एक मतलब यहाँ से आगे तक, ठीक है, कि सोर्स है, ठीक है, और वहाँ से आगे ससेप्टेबल होस्ट तक वो जाएगा भी। फिर होता है रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या होती है? वो प्लेस या जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिसाइड करते हैं, रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड में, खाने में रहते हैं, हमारे जो है वाटर में रहते हैं, टॉयलेट सीट पे रहते हैं, एलिवेटर बटन्स पे, ह्यूमन फीसिस पे, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, इन सब पे वो जो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जिसमें वो रहता है, सर्वाइव करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम रिजर्वायर कहते हैं, ठीक है। वो क्या था? सब्सटेंस के बस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था कि आगे ट्रांसमिट करने का, जहाँ पे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ द रिजर्वायर, ठीक है। फिर आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रिजर्वायर। तो ये ह्यूमन रिजर्वायर हो सकते हैं, एज यू कैन सी, ह्यूमन रिजर्वायर हो सकता है, या कोई एनिमल रिजर्वायर हो सकता है, या नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं रिजर्वायर्स में, ठीक है, जहाँ पे वो एनिमल या कोई भी चीज़ इन्फेक्शियस एजेंट रह रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिजर्वायर की बात करते हैं, तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं, केसेस होते हैं, कैरियर्स होते हैं, मतलब इनके अंदर इन्फेक्शन रह रहा है, जिनके अंदर वो इन्फेक्शन जो है वो सिम्टोमेटिक डिजीज़ कॉज करेगा, उनको हम केसेस कहेंगे। और जिनके अंदर वो इन्फेक्शियस एजेंट रह तो रहा है, लेकिन वहाँ पे उनको सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स जो है वो शो नहीं किए, उनको हम कहते हैं कैरियर्स, ठीक है। तो केसेस होते हैं और कैरियर्स होते हैं। अब हमने देखना है कि केसेस जो है उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि कोई भी केस ऑफ डिजीज़ है तो वो सबसे पहले प्राइमरी केस होता है, जिसमें वो इन्फेक्शियस एजेंट सबसे पहले आता है, फिर आगे वो ट्रांसमिट होता है, सेकेंडरी लोगों में जाता है, फिर टर्शरी, ऐसे ऐसे इन्फेक्शन फैलता है ना, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करके आगे। फिर इंडेक्स केस होता है। इंडेक्स केस मैंने यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि वो होता है कि जिसमें मतलब कि जिसको सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करते हैं। कोई भी एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है, उसने किसी के ऊपर स्टडी करनी है, किसी भी केस के ऊपर, तो वो जिसके ऊपर सबसे पहले स्टडी करेगा उसको हम इंडेक्स केस कहेंगे। ये आपके एमसीक्यूज़ में आता होता है, सिनेरियो बेस्ड के सबसे पहले ये केसेस थे, तो सबसे पहले जिसने एपिडेमियोलॉजिस्ट ने जिसके ऊपर स्टडी किया वो इंडेक्स केस होगा, ठीक है। फिर सब क्लिनिकल केस होता है। तो सब क्लिनिकल केस क्या होता है कि जिसमें वो मिस्ड या एबॉर्टिव केसेस होते हैं, इनएपरेंट, मतलब सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, मतलब कि जो केसेस तो हैं लेकिन छुपे हुए केसेस हैं, ठीक है, जो कि जिसमें एजेंट मल्टीप्लाई तो कर रहा है लेकिन साइंस एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा, जिसमें वो स्प्रेड कर सकता है। लैब टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे होते हैं, ठीक है, हम लैब टेस्ट करवाते हैं तो पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल रूबेला, माम्स, पोलियो वगैरह, इनमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म रह तो रहा हो रहते हो, लेकिन उसने क्लिनिकल फीचर्स नहीं अपने शो किए होते, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल केस। तो सब क्लिनिकल केस का एक ये है कि सब क्लिनिकल और लेटेंट इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन मैंने आपको बताया ऐसा होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है लेकिन उसने क्लिनिकल फीचर्स शो नहीं किए होते, ठीक है, और वो आगे क्या कर रहा होता है? स्प्रेड कर रहा होता है। स्प्रेड भी हो सकता है इस केस में, ठीक है। और अगर हम लैब टेस्ट कहते हैं, लैब टेस्ट ऐसे लोगों के करवाते हैं तो वो पॉजिटिव भी आ रहे होते हैं। लेकिन लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है कि लेटेंट इन्फेक्शन में जो होस्ट होता है ना वो आगे स्प्रेड नहीं करता, ठीक है, और ना ही उसका लैब टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मतलब कोई भी आप देखते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से आपके जहन में आते हैं लेटेंट इन्फेक्शंस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आता है, लाइक आपके पास जो है वो चिकन पॉक्स आता है। ये सारे लेटेंट इन्फेक्शन चले जा रहे हैं ना जब, तो ये डोरमेंट हो जाते हैं, इनके ना लैब टेस्ट पॉजिटिव आते हैं ना ये आगे स्प्रेड कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सब क्लिनिकल और लेटेंट इन्फेक्शन का। फिर हमारे आते हैं कैरियर्स। कैरियर्स क्या होते हैं? वो पर्सन, एनिमल जिनके अंदर स्पेसिफिक इन्फेक्शंस एजेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल डिजीज़, ठीक है, और वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं कि आगे वो ट्रांसमिट करें, उनको हम कैरियर्स कहते हैं। हम कैरियर्स 3 तरह के होते हैं टाइप ऑफ डिजीज़ की बेस पे, कि वो हमारे इंक्यूबेटरी हो सकते हैं, कॉन्वलेसेंट हो सकते हैं, हेल्दी कैरियर्स हो सकते हैं। ड्यूरेशन की बेस पे, ड्यूरेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन की बेस पे ये टेम्प्रेरी हो सकते हैं, क्रोनिक हो सकते हैं। और पोर्टल ऑफ एग्जिट के लिहाज से ये होते हैं इंटेस्टाइनल, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी, मतलब कि इंटेस्टाइन के ज़रिए दूसरों को इन्फेक्शन देंगे, यूरिनरी ट्रैक से देंगे या रेस्पिरेटरी ट्रैक से देंगे, ठीक है। और इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव द
दिस वन इंक्यूबेटरी कैरियर। टाइप ऑफ डिजीज़ के लिहाज से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंक्यूबेटरी कैरियर्स क्या होते हैं, कि जो इंक्यूबेशन पीरियड में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का आपको पता है ना कौन सा होता है, कि जिसमें अभी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो गया होता है और उसने अभी तक जो है वो अपनी ऑनसेट मतलब इलनेस का नहीं करवाया, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अभी नहीं करवाएं, तो उस दौरान जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब उस दौरान जब ये इंक्यूबेटरी कैरियर्स अपने इन्फेक्शस एजेंट को दूसरों तक फैला रहे होंगे ना, शेड कर रहे होंगे, तो इसको हम कहेंगे दीज आर द इंक्यूबेटरी कैरियर्स, ठीक है। फिर आता है कि कॉन्वलेसेंट कैरियर्स। ये कौन से कैरियर्स होंगे कॉन्वलेसेंट कैरियर्स, कि देखें पहले उन लोगों को डिज़ीज़ थी लेकिन अब वो ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन उनके अंदर वो ऑर्गेनिज्म है, उनको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस तो ख़त्म हो गई हैं लेकिन वो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर है। फॉर एग्जांपल किसी को टाइफाइड फीवर हुआ था, ठीक है, अब क्या हुआ कि उसको पहले हुआ था लेकिन अब उसको वो रिकवर कर गया, उसके क्लिनिकल फीचर्स ख़त्म हो गया, लेकिन आपको पता है वो गॉल ब्लैडर में जाके बैठ जाता है टाइफाइड, ठीक है, और वो लोग अपनी रिलीज़ करते रहते हैं अपनी स्टूल में टाइफाइड का जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग कौन से होंगे, कन्वलेसेंट कैरियर्स होंगे, जो कन्वलेसेंट स्टेज में जो है ना डिजीज़ ट्रांसमिट करेंगे। फिर हेल्दी कैरियर्स होते हैं। हेल्दी कैरियर्स वो होते हैं जो हेल्दी होते हैं, मतलब उनको कोई डिजीज़ पहले नहीं हुई होती, ठीक है, और लेकिन उनका वो डिसीज़ नहीं उनके अंदर हुई हुई थी लेकिन उनके अंदर ऑर्गेनिज्म वो होता है, उनके अंदर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है जो आगे भेज रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। वो टेम्प्रेरी हो सकते हैं, क्रॉनिक। टेम्प्रेरी मतलब थोड़ी देर के लिए जो मतलब शेड कर रहे होते हैं इन्फेक्शस एजेंट्स, ऐसे कैरियर्स को हम कहते हैं टेम्प्रेरी कैरियर्स। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑर्गेनिज्म शेड कर रहे होते हैं। और क्रोनिक होते हैं जो मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यही हमारा टाइफाइड फीवर है, लॉन्ग पीरियड के लिए लोग जो हैं वो उसको शेड कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। मलेरिया भी इसमें आ जाता है, हेपेटाइटिस बी भी आ जाता है। फिर होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेटरी, इंटेस्टाइनल और यूरिनरी, ठीक है। फिर आती है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले वी हैव द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन किससे हो सकती है, हमारे हाथों से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्किन टू स्किन, म्यूकोजा टू म्यूकोजा, फॉर एग्जांपल टचिंग, किसिंग, सेक्शुअल इंटरकोर्स, कंटिन्यूड क्लोज कॉन्टैक्ट किसी के साथ अगर हो, फॉर एग्जांपल एड्स के लोग हैं, लाइक उसमें एड्स और एसटीडीज़ में तो वैसे ही सेक्शुअल कांटेक्ट आ जाता है ना डायरेक्ट कांटेक्ट में। और इसके अलावा लेप्रोसी जो है वो स्किन से फैलती है, ठीक है। स्किन एंड आई इन्फेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलते हैं। फिर आते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न में डिफरेंस होता है। एयरबॉर्न जो होते हैं ना वैसे दूर तक जाते हैं, ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन में होते हैं। तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं 1 to 10 माइक्रॉन्स के, ठीक है, जो कि एक्चुअली वेपोरेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, जो कि हम कफ़ करते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल हम कफ़ कर रहे हैं या स्नीज़ कर रहे हैं, तो उस दौरान जो छोटे छोटे पार्टिकल्स 1 to 10 माइक्रॉन्स के होंगे ना, जो वेपोरेशन की वजह से बनेंगे, ठीक है, उनको हम कहेंगे ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स जो है दीज आर एक्चुअली जो एक्चुअली फॉर एग्जांपल ड्रॉप्स ऑफ स्लाइवा हो सकता है, नेसोफेरेंजियल सिक्रीशंस हो सकती हैं जो एक्चुअली बाहर आ गई हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, कोल्ड है, डिफ्थेरिया, वूपिंग कफ, टीबी, इस तरह के ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं। फिर होते हैं कॉन्टैक्ट विद सॉइल। सॉइल के साथ कौन से इन्फेक्शंस हो सकते हैं डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कोई पैरासिटिक डिजीज़ है लाइक हुकवॉर्म है, उसकी वजह से टेटनस हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। फिर स्किन के साथ, स्किन के अंदर कैसे इनोकुलेट हो सकता है, लाइक यू कैन सी हियर इट इज़ एक्चुअली द नीडल प्रिक। तो नीड मतलब इनोकुलेशन हमने कोई किया ना, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी जो है इनोकुलेशन की वजह से होता है, रेबीज़ भी इनोकुलेशन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल ये डॉग आपको नज़र आ रहा है भी ऐसे इनोकुलेट कर रहा है, मतलब कि ऐसा जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाए, ठीक है, डायरेक्टली। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसप्लेसेंटल। प्लेसेंटल में वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, आपको पता भी होगा, टॉर्च इन्फेक्शंस होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, अदर्स जिसमें आ जाते हैं हेपेटाइटिस बी, एड्स और सिफिलिस, ठीक है, ये भी इसमें आ जाते हैं टॉर्च इन्फेक्शंस में, जो कि एक्चुअली मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो रहे होते हैं ड्यूरिंग बर्थ, उनको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन या ट्रांसप्लेसेंटल, ठीक है। तो प्लाज्मा गोंडा है, अदर्स में हेपेटाइटिस बी, एड्स और सिफिलिस है, आर फॉर रूबेला, सी फॉर साइटोमेगलोवायरस एंड एच फॉर हर्पीज़ वायरस। तो ये सारे वो थे जो कि डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहे थे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, ड्रॉपलेट से, जो है डस्ट से, सॉरी डस्ट कह रही हूँ, सैंड से, ठीक है, सॉइल, ठीक है, सॉइल की वजह से, इनोकुलेशन की वजह से यहाँ जो ट्रांसप्लेसेंटली हो रहे हैं टॉर्च इन्फेक्शंस। फिर होते हैं जो इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली में हमारे पास व्हीकल बॉर्न आ जाते हैं। व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन जो होते हैं वो होते हैं जिसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो किसी एजेंसी की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल ये इन्फेक्शियस एजेंट था, यहाँ पे दूध पड़ा हुआ था, उसमें गिर गया, हमने वो दूध पी लिया, तो वो जो दूध था, दैट मिल्क वॉज एक्चुअली द व्हीकल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दैट इन्फेक्शियस एजेंट टू आवर सेल्स, ठीक है,
मतलब टू अस, तो वो क्या होगा, व्हीकल बॉर्न होगा। अब जो फॉर एग्जांपल फूड एंड वाटर से हो सकता है कोई डिजीज़, टाइफाइड हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, फूड पॉइजनिंग। ब्लड से हो सकता है लाइक हेपेटाइटिस बी हो गया, मलेरिया, सिफिलिस, ये सारे डिजीज़, ठीक है। फिर वेक्टर बॉर्न होते हैं। वेक्टर बॉर्न कौन से होते हैं, जो कि एक्चुअली इनसे होते हैं, ये जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो एक्चुअली होते हैं, करते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया मॉस्किटोज़ वगैरह से, ठीक है, लाइक प्लेग बाय द रैट, ठीक है। तो ये सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं एयरबॉर्न में वी हैव द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जो मैंने आपको पहले बताए थे कौन से होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये भी एयरबॉर्न होते हैं, ठीक है। एयरबॉर्न इस तरह से करके, ठीक हो गया, जो कि एक्चुअली एयर में जो है ना रहते हैं काफ़ी देर तक। अब ज़्यादा खतरनाक कौन से होंगे, ड्रॉपलेट जो होंगे वो मतलब जो ड्रॉपलेट होते हैं ना, वो हमने अभी स्नीज़ किया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमारे एयर में रहे और उसी वक्त थोड़ी देर ख़त्म हो गए। लेकिन जो एयरबॉर्न होते हैं ना, वो ऐसे हवा में रहते हैं काफ़ी देर ना, इस तरह से इनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो एयरबॉर्न हो गए। उसके बाद वी हैव द फोमाइट्स जो होंगे, ये भी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन करेंगे। तो इनडायरेक्टली सारा हो रहा है ना, वेक्टर्स के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू, एयरबॉर्न के थ्रू, मतलब इस तरह से। उसके बाद एयर इसमें ट्रांसमिशन का सोर्स होगी, एयरबॉर्न, ठीक है। और फोमेट्स जो होंगे मैंने आपको बता दिया पहले क्या होते हैं, और हमारे जो गंदे जो हैं वो हैंड्स एंड फिंगर्स होते हैं। अच्छा, ये टॉर्च इन्फेक्शन मैंने गलती से इसमें लिख दिया है, वो उसमें ही था, क्या था हमारे पास, ट्रांसप्लेसेंटल जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रही थी, ठीक है। फिर आता है पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म, ठीक है। पैरासाइटिज्म क्या होता है कि कोई भी पैरासाइट जो होता है वो हमारे अंदर पहले आता है, उसकी पोर्टल ऑफ एंट्री होती है, फिर अंदर हमारे अंदर आके मल्टीप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल ये जूं है, सबसे पहले आएगी, ठीक है, फिर क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, सर्वाइव करेगी, फिर क्या होगा, पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा उसका, और वो फिर किसी और के अंदर चले जाएगी, बेचारे के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांसमिट हो रही होती है, पैरासाइटिज्म इसको हम कहते हैं। अब जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये एक लड़की बिल्कुल ठीक है और उसको नहीं पता कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया है, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट आ गया, लेकिन अभी तक उसको सिम्टम्स नहीं आए। तो यहाँ पे इसको सिम्टम्स आए हैं। तो जब वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है उस बंदी के अंदर आया, उस लड़की के अंदर आया, और जब तक उसके अंदर फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिजीज़ नहीं आया, उस दौरान वाला जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। और ऐसे अगर कैरियर्स हों जिनके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट आता है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इंक्यूबेटरी कैरियर्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द, अच्छा, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हमें बता देता है कि हमें क्वारंटीन कितना करना है, हमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का पता चल जाता है, इम्यूनाइजेशन हम कर लेते हैं इससे। उसके बाद मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, मीडियन इंक्यूबेशन आपको 50% से समझ आ रही है कि इसमें क्या होता है कि जब हमारी जो केसेस होते हैं ना, 50% ऑफ द केसेस, ठीक है, वो एक्सपोजर की वजह से आ जाते हैं, मतलब कि एक्सपोजर हुआ और कितना टाइम लगा है कि जो 50% ऑफ केसेस उस एक्सपोजर की वजह से आ गए, इसको हम कहेंगे मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। फिर एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जो प्राइमरी केस आया ना, ठीक है, जो प्राइमरी केस आया किसी भी डिजीज़ की वजह से, मैंने आपको बताया था प्राइमरी केस क्या होता है, और फिर सेकेंडरी केस आया। प्राइमरी केस की जो पीक होगी और सेकेंडरी केस की जो पीक होगी, उसके दरमियान में जो टाइम होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। फिर होता है इन्फेक्टिव पीरियड। इन्फेक्टिव पीरियड क्या होता है कि वो पीरियड जिसमें एक इन्फेक्शियस एजेंट एक रिजर्वॉयर से होस्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज़ कहाँ से होती हैं, सोर्स एंड रिजर्वॉयर होता है, दरमियान में उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होती है, फिर ससेप्टेबल होस्ट होता है। तो रिजर्वॉयर से लेके ससेप्टेबल होस्ट तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे इन्फेक्टिव पीरियड, ठीक है। फिर आता है कि हमने किसी भी इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना होता है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल करते हैं रिजर्वॉयर को, कि जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, केस की अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, उसको जल्दी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे कि हम देखेंगे कि इसको कौन सी डिजीज़ है, ठीक है। फिर हम नोटिफाई करेंगे, किसको नोटिफाई करेंगे आगे। उसके बाद आइसोलेट कर देंगे उस बंदे को। आइसोलेशन क्या होता है कि दूसरी फैमिली से हमने उसको बिल्कुल आइसोलेट कर देना है, क्वारंटीन करते हैं, ठीक है। मैं अभी हेडिंग्स बता रही हूँ आपको, जस्ट डिसइंफेक्शन करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी ट्रांसमिशन को रोकते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं कीमोप्रोफिलैक्सिस से, वैक्सीनेशन से और हेल्थ एजुकेशन से, ठीक है। तो ये सारी होती हैं किस तरह से हमें कंट्रोल करना होता है इन्फेक्शन को। इसमें आप अर्ली डायग्नोसिस देख रहे होंगे, अर्ली डायग्नोसिस में हमने सोर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल ये मीज़ल्स का केस आ गया या किसी भी ऐसी डिजीज़ का केस आ गया जो कम्युनिकेबल है, तो जल्दी से उसको डायग्नोज करना है उसकी रैशेस से, सब कुछ देख के, ठीक है। फिर नोटिफाई करना है किसको, हमने हेल्थ इंस्पेक्टर को, जो हेल्थ ऑफिसर होता है, जो सैनिटरी अथॉरिटी के लोग होते हैं, उनको जल्दी से नोटिफाई करना होता है कि ये डिज़ीज़ आ गई है। अब ये वाले जो हेडिंग्स है ना, ये वाली सारी
ये आपको हर डिज़ीज़ में आगे हेल्प करेंगी कि आपने किसी भी डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, तो आप इन्हीं स्टेप से करोगे। अर्ली डायग्नोसिस, नोटिफिकेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, डिसइंफेक्शन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट केस, और फिर उसको कंट्रोल करना है, और फिर ये कीमो प्रोफिलैक्सिस वैक्सीनेशन अगर है तो वो करनी है, और हेल्थ एजुकेशन। तो ये आप हर किसी में लिख सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के किस में फ़िट होगा। आइसोलेशन, और ये आइसोलेशन होती है जिसमें दूसरी फैमिली मेम्बर से हम सेपरेट कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर डिजीज़ होती है। क्वारंटीन होती है कि बिल्कुल जो फॉर एग्जांपल कोई बाहर से आया, ठीक है, अब्रॉड से आया, तो उसको हमने जो कैद करना है ना थोड़ी देर के लिए, उसको हम कहेंगे क्वारंटीन, ठीक है, उसके अंदर डिजीज़ नहीं होगी। अब यही डिफरेंस होता है क्वारंटीन और आइसोलेशन में। क्या डिफरेंस होता है कि क्वारंटीन जो होता है वो हेल्दी पर्सन को किया जाता है, आइसोलेशन जो उन लोगों को किया जाता है जो डिजीज़ लोग होते हैं, ठीक है। और क्वारंटीन जो होते हैं वो घर में जो है एक साथ भी रह सकते हैं क्योंकि वो ठीक है, ठीक है, लेकिन आइसोलेशन होगा वो साथ नहीं रह पाएगा, वो अकेले रहेगा। ये आइसोलेटेड है, ये क्वारंटीन है, क्योंकि ये इनको ये बाहर से फॉर एग्जांपल बाहर के मुल्क से आए हैं तो इनको क्वारंटीन किया गया है, उनके अंदर कोई डिज़ीज़ नहीं है और इसके अंदर डिज़ीज़ है जिसकी वजह से इसको आइसोलेट किया गया, ठीक है। डिसइंफेक्शन में हमने क्या करना होता है, डिसइंफेक्शन क्या होती है, अच्छा, डिसइंफेक्शन किया, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस किया, उसको हमने रोका, और केस कीमोप्रोफिलैक्सिस, और ये तो मैंने सारे आपको बता दिया ना। अब हमने करनी है डिसइंफेक्शन चीज़ों की। तो डिसइंफेक्शन क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी से बाहर है, बल्कि इसको ना हम नेक्स्ट पार्ट से कर लेते हैं।